हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का आकार एवं आकृति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका का आकार, कोशिका का आकार एवं आकृति। कोशिका का आकार एवं आकृति, है ना। तो अगर मैं आकार आकृति की बात कर लूँ तो जो कोशिकाएं होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोशिका एक ही प्रकार की हो। कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि गोलाकार, अधिकांश कोशिकाएं इसी आकार की होती हैं ना। गोलाकार हो गया, छड़नुमा, छड़नुमा, कामाकार, कामाकार, बेलनाकार, बेलनाकार। इस प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। ठीक। और अगर हम इसके आकार जैसे साइज की अगर मैं बात कर लूं कि इसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है ना। तो अगर हम बात कर लें सबसे छोटी कोशिका, सभी जंतुओं में सभी जीवों की, मैं समस्त जीवों की बात कर रहा हूँ कि समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ये प्रश्न बनता है। ये प्रश्न बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, याद रखिएगा। एक जीव होता है माइकोप्लाज्मा, है ना। वो सबसे छोटी कोशिका होती है। एक ही कोशिका में इसकी संपूर्ण संरचना होती है। कल हमने बताया था एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव के विषय में, है ना। तो वहां से पढ़ेंगे। ये एक कोशिकीय जीव हैं माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा होता है समस्त जीवों में। इसके बाद अगर हम दूसरी बात कर लें कि जब ये सबसे छोटी कोशिका होती है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, अगर हम बात कर लें सबसे बड़ी कोशिका की, है ना। तो देखिए, वैसे तो जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। जो भी कोशिकाएं होती हैं इनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो सबसे बड़ी कोशिका है इसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडे के अंदर ये जो पीला वाला भाग होता है, अंडा सभी लोग लगभग देखे होंगे। अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है वही कोशिका होती है जिसको हम लोग अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अगर मैं सबसे लंबी कोशिका की बात करूं, सबसे सबसे लंबी कोशिका, अच्छा इसके आकार की मैं बात कर लूं कितना है, तो इसका ये है 0.1 माइक्रोन।
0.1 माइक्रोन इसकी साइज है। किसकी? जो माइकोप्लाज्मा है। अगर मैं शुतुरमुर्ग के अंडे की बात कर लूँ, इसका होता है 177। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, हाँ, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है 170 mm का होता है। 170 mm। ठीक है। तो यहाँ पर बात चल रही थी सबसे लंबी कोशिका की, है ना। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है, इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसका नाम है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जिसका नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक। अब अगर मनुष्यों में बात की जाए कि भाई मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, इस पर चर्चा क्या है कि पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, दोबारा से जान लीजिए कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। शुक्राणु, है ना। और अगर मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है, कौन सी होती है? अंड कोशिका या अंडाणु। कौन सी? अंडाणु, है ना। और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात होगी तो यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका ये वाली है ही, तंत्रिका कोशिका। ठीक। सबसे लंबी कोशिका हो गई, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका हो गई। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है अंड कोशिका या अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका के प्रकार पढ़ना है। कोशिका के प्रकार में आप लोगों को बताया जाएगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, है ना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ना। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। कहीं कहीं पर देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसे हिंदी में पूर्व केंद्रकीय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं पूर्व केंद्र की। और यूकैरियोटिक कोशिका को सुकेंद्रकीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? सुकेंद्रकीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिका, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसे हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका। ठीक। चलिए देखते हैं क्या है कि कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, है ना। कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे तो कोशिका के प्रकार में हमने अभी अभी बताया है कि कोशिकाएं जो होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। इधर मैं लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका है ना। तो देखिए, जानना यहाँ पर क्या है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं ना। तो अगर मैं कोशिका की बात कर लूँ, कोशिका के जन्म की या उत्पत्ति की बात कर लूँ, तो सबसे प्राचीन कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। ये कैसी हैं? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ये कोशिका जो है ये सबसे प्राचीन है, इसे प्राचीन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, है ना। अब इससे ये जो प्राचीन कोशिका है इसी से ही विकास करके यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ है, अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे? विकसित कोशिका। क्या कहेंगे? विकसित कोशिका। इसको कहा जाएगा विकसित कोशिका। विकसित कोशिका का क्या मतलब है? इसमें जो चीज़ें हैं प्राचीन कोशिका में, प्राचीन कोशिका से विकसित कोशिका ये वाली है यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड हुई हैं, जैसे कोशिकांग की अगर मैं बात कर लूँ, को केंद्रक की बात कर लूँ, तो ये सारे विकसित होकर इसमें ऐड हुए हैं। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे, आगे सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात कर लूँ केंद्रक की, केंद्रक, तो केंद्रक जो होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है। केंद्रक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है ना। अच्छा, जब केंद्रक अनुपस्थित होगा तो केंद्रिका भी अनुपस्थित होगी। केंद्रिका अनुपस्थित, ठीक। और जब केंद्रिका अनुपस्थित होगी तो जाहिर सी बात है कि गुणसूत्र भी अनुपस्थित होगा। गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है ना। तो ये इसमें तीन चीजें जाने कि भाई केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रिका अनुपस्थित होता है, गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। इसी के साथ साथ में तीसरी पॉइंट भी लिखता हूँ, कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग भी अनुपस्थित, कोशिकांग भी कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, है ना। सिर्फ एक कोशिकांग उपस्थित होता है जिसका नाम है राइबोसोम। एक कोशिकांग उपस्थित होता है इसमें, इसमें सिर्फ एक ही कोशिकांग होता है जिसका नाम है राइबोसोम। वो भी 70 प्रकार का होता है। चलिए उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रिका अनुपस्थित, गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये कहाँ पर होता है ना। तो अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर, यहीं पर मैं कहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। अनुवांशिक पदार्थ
कोशिका द्रव्य में रहता है। ठीक, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है या बिखरा हुआ रहता है। ठीक, अब इधर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें दूसरी विशेषता है केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। तो यहाँ पर दूसरी विशेषता है कि केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। अच्छा, केंद्रक उपस्थित होता है तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होगी, और केंद्रिका होगी तो उसमें गुणसूत्र भी होगा। गुणसूत्र है तो गुणसूत्र के अंदर ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं है ना। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि इसमें विकसित कोशिका में अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे मैटर हैं। ठीक, इसमें मैं तीसरी पॉइंट लिख देता हूँ कि अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? इसमें केंद्रक में, केंद्रक में होता है। अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है ना। अगर हम चर्चा कर लें किसकी, प्रोटीन संश्लेषण की, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण से पहले राइबोसोम के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भाई राइबोसोम, जो राइबोसोम इसमें होता है, राइबोसोम, ठीक, और राइबोसोम इसमें भी होता है। राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि ये जो होता है ये 70S प्रकार का होता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का होता है। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी इसमें और भी चीज़ें जानना है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे जगह बची नहीं है। चलिए, अब हमें जानना क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण जानना है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है ना। तो जो भी नंबर चल रहा था, नंबर 5 शायद चल रहा था, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, है ना। अर्थात सभी जगहों पर होता है। इन सभी जगहों पर यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, हरित लवक में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, और कोशिका द्रव्य में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक, अब इसके बाद
हम लोग देखेंगे कि कोशिका चक्र जो होता है, क्या 6वें नंबर पर है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, ये जो कोशिका चक्र है वो इसमें कितने घंटे का है या कितने समय का होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 20 से 60 मिनट का होता है। कितने का? 20 से 60 मिनट। मतलब क्या है कि कोई कोई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका कोशिका चक्र 20 मिनट में ही पूरा हो जाता हो, कोई कोई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका कोशिका चक्र 60 मिनट में, 50 मिनट में, 40 मिनट में पूरा हो। ठीक, तो 20 से 60 मिनट का होता है। जबकि अगर मैं बात कर लूँ यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र की, तो उसमें कितना लगता है? 14 घंटे का समय लगता है, वो भी लगभग में, है ना। तो लगभग कितने घंटे का समय लगता है? 14 घंटे का समय लगता है। ठीक, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात कर लूँ कि भाई उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसका उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव, फिर है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, शैवाल, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें, यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की हम बात कर लें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं या कौन कौन से जीव आते हैं या किन जीवों का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका से होता है, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव सभी पादप, मैं लिख देता हूँ सभी पादप, सभी पादप, सभी जंतु, सभी जंतु, है ना। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो सभी पादप आते हैं ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी जंतु जो होते हैं ये भी यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इसके साथ साथ में कवक, कवक, कवक ये भी क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ होता है ना। इसमें एक चीज बैक्टीरिया भूल गए हैं, बैक्टीरिया भी जानते रहना। बैक्टीरिया भी किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका की, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।